इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ लिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा हिस्सा था कंडक्टेंस। आज हम लोग कंडक्टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। देखो कंडक्टेंस होता क्या है। कंडक्टेंस जो है किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने का क्षमता होता है। जिस कंपाउंड का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा उससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा देर से फ्लो करेगा। चार्ज जो है और करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी कि चार्ज उससे आसानी से फ्लो करेगा। ठीक है, तो लिख लो सबसे पहले लिख लो कंडक्टेंस, उसके नीचे लिखो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द नेचर ऑफ एनी कंपाउंड टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इटसेल्फ। किसी भी कंपाउंड का नेचर होता है, नेचर से रिलेटेड होता है ना, जो कि फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, चाहे पुश करता है करंट को अपने थ्रू या फिर चार्ज को अपने थ्रू, उसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द एज विथ विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है ना, उसी का एक एक्सप्रेशन है कि कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है, चाहे कितने मुश्किल से फ्लो कर रहा है। ठीक है, देखो तो तुम लोग वैसे फिजिक्स में कंडक्टेंस के बारे में सुने होंगे, रेसिस्टेंस सुने होंगे। रेसिस्टेंस जो रहता है वो करंट को रोकने का काम करता है, और उसी का ठीक उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो सबसे पहले लिखो इसके नीचे डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस का मतलब मेटल का कंडक्टेंस, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इनका कंडक्टेंस। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद करो हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, तो उस सॉल्यूशन से भी करंट फ्लो करता है क्योंकि वहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंडक्टेंस पढ़ते हैं वो मेटालिक कंडक्टेंस नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है। हम ये देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू, NaCl का सॉल्यूशन है, चाहे KCl का सॉल्यूशन है, चाहे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, कितना कंडक्टेंस ऑफर करेगा, करंट उससे अगर मान लो वोल्टेज दिया हुआ है तो उसे करंट कितना फ्लो करेगा, ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस हिस्से में। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, और दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। एक साइड में लिखना मेटालिक कंडक्टेंस और दूसरे साइड में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो देखिए क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। मेटालिक कंडक्टेंस, मेटल में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से फ्लो करता है। यहां पे लिखो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन याद करो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो करंट फ्लो कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से नहीं बल्कि चार्ज के फ्लो करने की वजह से होता है। Na+ आयन चाहे Cl- आयन जो सॉल्यूशन में फ्लो करेगा उसकी वजह से करंट आता है। तो यहां पहला पॉइंट लिखिएगा ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, है ना, आयंस के फ्लो की वजह से, सॉरी चार्ज नहीं, चार्ज तो दोनों में फ्लो करता है, लेकिन मेटालिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से करंट आता है। इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो आयन के फॉर्म में फ्लो कर रहा है। आयन अगर फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज अगर फ्लो करेगा तो हम उसे कोई इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, अब देखो अगर किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से ऐसा तो नहीं है ना कि वायर जो है वो कहीं पे पतला हो जाता है, कहीं पे मोटा हो जाता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है तो पीछे से उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, यानी कि ओवरऑल मास का यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जितना मास जा रहा है इलेक्ट्रॉन का उतना ही मास आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक आयन डिपोजिट होता है एक इलेक्ट्रोड पे और दूसरे इलेक्ट्रोड पे कोई दूसरा आयन डिपोजिट होता है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज Na+ की वजह से मूव कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज Cl- की वजह से मूव करेगा। कहने का मतलब सेम चार्ज को मूव कराने के लिए अलग अलग आयंस इन्वॉल्व है और अलग अलग आयंस का जो मास होगा वो अलग अलग होगा। तो तुम नोटिस करते हो, वैसे भी तुम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पढ़ा रहे थे तो उसमें तुम नोटिस किए थे कि मास डिपोजिट होता है। जो हमारा रॉड था कोई मोटा हो गया था, कोई पतला हो गया था, कहीं पे कुछ इवॉल्व हो रहा है, कोई गैस इवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग वहां नोटिस कर रहे थे कि मास का ट्रांसफर होता है। लेकिन किसी वायर से अगर करंट फ्लो कराते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ओवरऑल देयर इज
नो ट्रांसफर ऑफ मास। ठीक है, मास चाहे मैटर लिख लो, मैटर ट्रांसफर नहीं होता, इसमें लिखिएगा मैटर ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मैटर का ट्रांसफर इसमें होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब यहाँ मैटर ट्रांसफर हो रहा है, तुम लिखते भी हो ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो इस वाले में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में एक केमिकल रिएक्शन होता है। कहने का मतलब तुम ये बोल सकते हो कि केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, है ना, यहाँ पे केमिकल चेंज आता है। लेकिन जब किसी मेटल में करंट फ्लो करता है तो वहां पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं आता। नंबर 4, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा इक्वेशन पढ़े होंगे। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस घटेगा। कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे लिखोगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हम लिखेंगे मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो हमारा आयन है उसका मोबिलिटी बढ़ जाता है। मोबिलिटी का मतलब अब वो तेजी से मूव कर रहा है। अगर तेजी से मूव करेगा तो यूनिट टाइम में चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा, और चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है वही करंट होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्यूशन का विस्कोसिटी घटता है, और अगर विस्कोसिटी घटेगा तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयन का मोबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन जितना लेस विस्कस होगा, विस्कोसिटी उसका जितना ही कम होगा, उतना ही उसमें आयन जो है आसानी से मूव कर सकेगा। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से आयन तेजी से मूव कर रहा है, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी बढ़ गया है, और क्योंकि वो तेजी से मूव कर रहा है इसका मतलब कि कंडक्टेंस उसका बढ़ गया है। कंपाउंड जो है वो चार्ज को और आसानी से फ्लो करा रहा है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, मेटालिक कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। सही है बच्चों, देखो 4 डिफरेंस आपको लिखवा है, रट जाओ अभी क्या भी। पहला क्या था, मेटालिक कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो आयंस के फ्लो की वजह से होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मेटालिक कंडक्टेंस में ओवरऑल मास का ट्रांसफर नहीं होता, चाहे मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ओवरऑल मैटर का ट्रांसफर होता है। सेकंड पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट, मेटालिक कंडक्टेंस में कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है, कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में केमिकल चेंज आता है। चौथा पॉइंट, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस, मेटल का रेसिस्टेंस बढ़ता है, यानी कंडक्टेंस घटेगा, मेटालिक कंडक्टेंस घटेगा। जबकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाता है ना। सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। अब देखो बच्चों, फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे रेजिस्टेंस का, R बराबर रो इंटू L बाई ए, जहां पे रो किसी भी कंपाउंड का रेसिस्टिविटी होता है। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है जिससे करंट I थ्रू फ्लो करा रहे हो, तो ये जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है उस रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बाई ए, जहां पे L जो है इसका लेंथ हो गया, ये जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और रो जो है इस मेटल का रेसिस्टिविटी होता है। R रेसिस्टेंस हो गया और रो जो है वो रेसिस्टिविटी हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम बात करें इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बात करें तो सपोज करो ये एक बॉक्स है,
और इस बॉक्स का ये जो वॉल है और ये जो वॉल है, इन दोनों को हम इलेक्ट्रोड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एनोड और कैथोड की तरह। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है और बीच में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पड़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कि है ना फ्लो करके करंट को कैरी कराएगा। तो अगर माइनस चार्ज यहाँ है, प्लस चार्ज यहाँ है, तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर होगा, ऐसे होगा। इट मीन्स कि करंट का फ्लो जो होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा, यानी इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। ये वाला बॉल जो है और ये वाला बॉल जो है, इन दोनों का एरिया कैपिटल ए है और इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल है। याद करो पिछले क्लास में जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते थे तो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोड लिया करते थे। तो ये वही चीज है, सेम वही चीज है, इसमें सॉल्यूशन पूरा भरा रहता था, लेकिन जब हम इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, चाहे कंडक्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में जो सॉल्यूशन है केवल उसी हिस्से को हम लेकर यहाँ पे फिगर बनाए हैं। ठीक है, तो ये फिगर समझ में आ गया। ये वही सेम चीज है ना, जो अभी हम पिछले क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वगैरह पढ़ा करते थे। लेकिन अब हम ये नहीं पता करेंगे कितना कंपाउंड इसमें डिपोजिट हो रहा है, वो पिछले क्लास में पता करते थे। अब हम ये पता करेंगे कि इन दोनों के बीच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, वोल्टेज कितना है, कितना ये सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कितना कंडक्टेंस ऑफर कर रहा है, ये सब जानकारी हम यहाँ पता करेंगे। तो इसको मिटाते हैं क्योंकि मेन हमारा ये है। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, R बराबर रो L बाई ए फॉर्मूला आएगा, सेम फॉर्मूला जो फिजिक्स से आता है, जहां पे L हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स और A हो गया एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। हम ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया सेम है। R क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, और रो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा। R इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। रो क्या होगा, रो इज रेसिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, रेसिस्टिविटी है सॉल्यूशन का। याद करो रेसिस्टिविटी मिडल का फिक्स होता था, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन का रेसिस्टिविटी फिक्स नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन चेंज करेगा। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज करेगा तो इसका कंपोजिशन चेंज करेगा। अगर मान लो कॉपर की बात कर रहे हो तो हमेशा कॉपर ही है, कॉपर का कंपोजिशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन सॉल्यूशन के केस में मान लो नमक का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, तो अगर NaCl तुम 1 मोलर लिए हो तो इसका कंपोजिशन कुछ और होगा, 2 मोलर लोगे तो कुछ और होगा, 3 मोलर लोगे तो कुछ और होगा। तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे अगर इसका कंपोजिशन अलग अलग है तो कंपोजिशन के अलग अलग होने की वजह से रेसिस्टिविटी जो होगा वो भी अलग अलग होगा। बात यहाँ तक समझ में आई। L क्या है, L इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स चाहे पैरेलल इलेक्ट्रोड्स। कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एक साइड का एरिया, ऐसा नहीं कि दोनों साइड का एरिया ऐड कर देंगे, बस एक साइड का एरिया, ये वाला बस एरिया है सरफेस एरिया, दूसरे साइड का एरिया। ठीक है, अब देखो ये काम कर रहे हैं हम, R बराबर रो टाइम्स L बाई ए। पॉज करके आप लोग यहां तक नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद लिखना बना के। देखो हमारा इक्वेशन है R बराबर रो टाइम्स L बाई ए। अब एक काम करो, रो को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 बाई रो बराबर 1 बाई R इंटू L बाई ए। अब ये देखिए, रो था रेसिस्टिविटी, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं कापा, KAPPA। ये जो साइन है, ये जो अल्फाबेटिक से हम बोलते हैं कापा। कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सिंपली इसको K भी बोल देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो K बराबर कापा है वैसे, है ना, लेकिन हम इसको K पढ़ रहे हैं। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल K होगा, जिसको हम बोल रहे हैं कंडक्टिविटी। K बराबर 1 बाई R। R क्या था, रेसिस्टेंस। तो एक बात बताओ, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस हो जाएगा। तो इस 1 बाई R जो होता है उसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं, और कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ साथ आप याद करते रहना। अब देखिए L बाई ए, L बाई ए क्या है, तो L बाई ए ये जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स है, एरिया भी अगर फिक्स है, तो L बाई ए कांस्टेंट होगा।
तो हम लोग L बाई ए को नाम देते हैं सेल कांस्टेंट का और उसको रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। K बराबर G इंटू G स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट जाओ। और देखो क्या क्या आ चुका, K क्या है यहाँ पे, K इज कंडक्टिविटी, G क्या है, तो G इज कंडक्टेंस, यही कंडक्टेंस में पढ़ रहे हैं, यही हमारा हेडिंग है, हमारा चैप्टर कंडक्टेंस और रहा टॉपिक। G जो है वो कंडक्टेंस है और G स्टार जो है, G स्टार इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। आ गया समझ में? G स्टार जो है उसका नाम क्या है, सेल कांस्टेंट। तो फॉर्मूला ये याद रखना, K बराबर G इंटू G स्टार, एक बार रिवाइज करा दो, K बराबर G इंटू G स्टार, ये याद रखना। और साथ साथ ये भी याद रखना कि K क्या है, तो K 1/ρ है, G क्या है, G हमारा 1/r है, रेजिस्टेंस का उल्टा है, और G स्टार क्या है, तो वो सेल कांस्टेंट है, L/K है। K क्या है बच्चों, K क्या है, K है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल, रेसिस्टिविटी का, यानी K बराबर 1/ρ। तुमसे पूछा जाए G कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे रेसिस्टेंस का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। G हो गया रेसिस्टेंस, सॉरी R हो गया रेसिस्टेंस और G हो गया कंडक्टेंस, और G स्टार क्या है, तो G स्टार हमारा सेल कांस्टेंट है। याद हो गया, K बराबर G इंटू G स्टार, कंडक्टिविटी 1/रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस G 1/रेसिस्टेंस R, और G स्टार हो गया L/A। K बराबर G इंटू G स्टार, ये याद रखना, ठीक है। नोट करो ये पूरा, पॉज करके, ठीक है, नोट कर लिए हो गया, मिटाते हैं ऊपर से और हम ये पूरा मिटा रहे हैं। देखो बच्चों, R का यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का यूनिट। तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, पढ़े हो। तो अगर R का यूनिट ओम है तो G का यूनिट क्या होगा, G जो था 1/r था, R का रेसिप्रोकल, तो इसे हम बोलेंगे पर ओम, ऐसे ही बोलते हैं, चाहे इसको महो भी बोलते हैं, है ना, रेसिप्रोकल MHO, इस तरह से इसका नाम रखा जाता है। बाकी फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा मत करना कि अगर इन्वर्स से उल्टा पढ़ देंगे, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा होता है। और इसी का दूसरा नाम होता है साइमन, इसी का दूसरा नाम होता है साइमन, जिसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ओम को ही हम साइमन ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यूनिट ऑफ K क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा। तो K में पहला तो G है और G का यूनिट आ चुका, पर ओम आया, और G स्टार क्या था, G स्टार था L/A, L हो गया लेंथ, एरिया जो होता है वो भी होता है लेंथ का स्क्वायर, तो ऊपर में लेंथ और नीचे लेंथ का स्क्वायर, यानी 1/लेंथ आएगा, 1/लेंथ का मतलब पर ओम पर मीटर, चाहे हम इसको क्या बोल सकते हैं, महो पर मीटर, चाहे क्या बोल सकते हैं, S पर मीटर। अगर सेंटीमीटर में बोलोगे तो S पर सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं, एक्सेट्रा, इस तरह का यूनिट हमारा चला जाएगा। तो यूनिट इसका याद रखना, यूनिट हो गया। एक पॉइंट लिख देना, एक नहीं बल्कि बहुत सारा पॉइंट लिखना। एक बात बताओ, G स्टार क्या है, G स्टार किस पे डिपेंड कर रहा है, L पे और A पे, यानी G स्टार केवल इस लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस कि G स्टार सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से उसका कोई नाता नहीं है, वो सेल कैसे बना है इस बात पे डिपेंड करेगा, सेल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, सेल के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। तो हम ये लिख रहे हैं G स्टार जो कि सेल कांस्टेंट है, डिपेंड्स ओनली अपॉन डायमेंशन ऑफ सेल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, है ना, ये डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अब देखो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो था रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टेंस, देखो रेसिस्टेंस जो है, ये जो रॉड है, इस रॉड का जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस इस मेटल पे भी डिपेंड करता है, इसके लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो रेसिस्टिविटी है, कॉपर का जो रेसिस्टिविटी है, वो उसका नेचर होता है, और रेसिस्टिविटी केवल इस कंपाउंड पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। फिजिक्स में पढ़े होगे कि कॉपर का जो रेसिस्टिविटी है, चाहे जिंक का जो रेसिस्टिविटी है, उसको लेंथ एरिया से मतलब नहीं होता,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा रेसिस्टिविटी भी कांस्टेंट होता है। तो बच्चों रेसिस्टिविटी का ही उल्टा है कंडक्टिविटी, यानी कि हमारा जो कंडक्टिविटी है के, है ना, कंडक्टिविटी जो है वो भी डिपेंड करेगा केवल कंपाउंड के नेचर पे, यानी जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इस वाले केस में कंडक्टिविटी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है वो भी केवल इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, उसको एल और ए से कोई मतलब नहीं है। जब हम रेसिस्टेंस निकालेंगे चाहे कंडक्टेंस निकालेंगे तो वो सॉल्यूशन लेंथ और एरिया सब पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी से रिलेटेड है और रेसिस्टिविटी केवल कंपाउंड पे डिपेंड करता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, केवल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन रेसिस्टेंस क्या था, R टाइम्स L बाई ए, यानी रेसिस्टेंस जो है वो रेसिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा और सेल पे भी डिपेंड करेगा, सेल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। कहने का मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा क्या है, कंडक्टेंस। तो अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा और रेसिस्टिविटी चाहे कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, यानी कि हमारा कंडक्टेंस हो गया चाहे रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, अगला पॉइंट लिखना है इसके बाद, रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन बोथ concentration of solution and also upon cell constant, ठीक है। रेसिस्टेंस चाहे कंडक्टेंस जो है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, इस सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करेगा और इसके डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा। ये सारा पॉइंट याद रखना, इस ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो सकता है, नोट कर लो इसको। जब मिटाते हैं एक और पॉइंट लिख लेना बच्चों, कंडक्टिविटी इज एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ, बस एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर मान लो कंडक्टिविटी आपको लिखना है AgCl के सॉल्यूशन का, तो तुम इसको लिख सकते हो K ऑफ AgCl प्लस K ऑफ वाटर, है ना। AgCl के सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन में मौजूद एक कंपोनेंट के कंडक्टिविटी का समेशन होगा, जोड़ होगा। K AgCl सॉल्यूशन बराबर K AgCl प्लस K H2O, ठीक है। ये आगे काम आएगा, नोट कर लो ये सारा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला हेडिंग दीजिए मोलर कंडक्टिविटी। इसमें लिखो, डेफिनेशन लिखो इसका, ये क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी इज द conducting power of, molar conductivity is the conducting power of any electrolytic solution when, कंडक्टिंग पावर है बच्चों, यानी कि ये G है ना। G को ही हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, लेकिन कब, when 1 मोल ऑफ solute is present in the solution, solute जो है उसका 1 मोल सॉल्यूशन में मौजूद रहे, एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल प्लेट्स इज यूनिटी, यानी L का वैल्यू 1 रहा। तो ये बोल रहा है कि जो कंडक्टिंग पावर होता है, कंडक्टिंग पावर का मतलब जो G होता है, उसी को हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन कब? जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है उसका 1 मोल घुला हो और साथ में पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस 1 हो, यानी L का वैल्यू हमारा 1 हो। और एक और बात, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो सेम चीज़ होता है। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस सेम चीज़ होता है। ठीक है, इतना आया समझ में। एक और काम करना, कॉपी के ऊपर में जो खाली जगह है वहाँ पे लिख लेना। देखो K बराबर क्या था? G इंटू जी स्टार, और जी स्टार था L/A। तो अगर L/A को हम यूनिटी ले लें, लेंथ जो है और एरिया है उसको अगर हम 1 ले लें, तो K जो है वो G के बराबर हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी हमारा कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो यही रीज़न है, ये जो L/A का 1 होना होता है इसको हम स्पेसिफिक कंडीशन बोलते हैं। यही रीज़न है कि जब भी सवाल में तुमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया रहेगा, तुमको K दिया हुआ रहेगा। तो कॉपी के ऊपर में लिख लो, K इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। K जो है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक अगर लगा रहेगा तो कंडक्टेंस रहे चाहे कंडक्टिविटी रहे, दोनों सेम चीज़ है। मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस भी सेम चीज़ है, लेकिन कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम चीज़ नहीं है। कंडक्टेंस हमारा G होता है और कंडक्टिविटी K होता है, लेकिन जब उसमें मोलर लग जाएगा तो दोनों सेम चीज़ होता है, लैम्डा m। और अगर स्पेसिफिक भी लग जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है, और इसी को हम K बोलते हैं। याद रखना इस चीज़ को, कंफ्यूज मत करना। वापस यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्यूट का मोल 1 हो। तो एक बात बताओ, मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी पढ़े होगे कंसंट्रेशन टर्म में। मोलैरिटी बराबर होता है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मोल बोल रहा है कि 1 है, तो मोलैरिटी बराबर 1/V हम लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, G स्टार बराबर था L/A। अगर ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा L² अपॉन L इंटू एरिया, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हो गया L² वॉल्यूम। और अभी हमने देखा था कि पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी यूनिटी होना चाहिए, यानी L का वैल्यू 1, L का वैल्यू 1 पुट कर दो तो यहाँ से G स्टार बराबर आ गया 1/V। सही है बच्चों, G स्टार बराबर आ गया 1/V। G स्टार आ गया 1/V, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/V का वैल्यू मोलैरिटी के बराबर है, यानी G स्टार इस केस में, इस पार्टिकुलर जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें G स्टार का वैल्यू मोलैरिटी के बराबर आ गया। ठीक है, फाइनली हमारे पास इक्वेशन था K बराबर G इंटू जी स्टार, और हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी बराबर है कंडक्टिंग पावर के, और कंडक्टिंग पावर जो है वो G से रिप्रेजेंट होता है। G रेसिस्टेंस चाहे कंडक्टेंस हमारा कंडक्टिंग पावर होता है। तो आपको यहाँ G निकालना है, तो G बराबर क्या आ जाएगा? K/G स्टार, और G स्टार का वैल्यू मोलैरिटी के बराबर है, बस हो गया K/मोलैरिटी। लेकिन इसको याद नहीं करना है अभी, जो याद करना है वो थोड़ी देर में आएगा। रीज़न, G बराबर K/M, और हमारा G जो है वो कंडक्टिंग पावर है, तो यही G जो है वो λm हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, K का यूनिट तुम अभी देखे थे S पर मीटर और S पर सेंटीमीटर, लेकिन मोलैरिटी जो होता है वो तो मोल पर लीटर में होता है। लीटर जो है वो डेसीमीटर क्यूब को बोलते हैं, तो यूनिट तो दोनों का सेम है नहीं। तो जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें यूनिट को सेम करना होगा। तो यूनिट को सेम करने के चक्कर में वहाँ पे गलत हो सकता है, चाहे तुम्हारा टाइम लगेगा। तो हम लोग करते क्या है कि यूनिट को हम लोग यहीं पे मैच करा देंगे और तुमको फॉर्मूला याद करा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम केस ले रहे हैं, ये पहले आप लोग नोट करना पॉज करके, उसके बाद यहाँ से लिखना। तो यहाँ से हम केस ले रहे हैं, केस 1, इफ कंडक्टिविटी K इज इन S पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर में अगर है, तो λm बराबर, दिमाग लगाओ अब, K मोलैरिटी, ये है K है मोल पर सेंटीमीटर, सॉरी S पर सेंटीमीटर, तो हमें मोलैरिटी भी चाहिए होगा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर में।
तो जैसे इसको लिखोगे मोल पर लीटर तो लीटर चला जाएगा ऊपर, और 1 लीटर में आपको पता होगा कि 1000 ml होता है, और ml को ही हम बोलते हैं सीसी चाहे सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे ही हमने लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, ये भी आ गया सेंटीमीटर क्यूब में और के भी आ गया हमारा सेंटीमीटर में। ठीक है, रट जाना इसको अच्छे से। जब भी के का वैल्यू एस पर सेंटीमीटर में देगा, लैम्डा एम जो है के गुना 1000/m होगा, जहाँ पे m जो है मोलैरिटी, उसको तुम रखोगे मोल पर लीटर में। तुम्हें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में 1000 लगा हुआ है, वो यूनिट को चेंज कर देगा। ठीक है, दूसरा केस 2, इफ k इज इन s पर मीटर। अगर k का यूनिट s पर मीटर में है तब क्या होगा? तो अगर k का यूनिट s पर मीटर में है तो लैम्डा m बराबर आ जाएगा k बाई, रटने के लिए बता देते हैं, अगर s पर सेंटीमीटर है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना, s पर मीटर है तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अभी प्रूफ करते हैं कैसे। फिर से देखो, ये मीटर में है तो हमको मोलैरिटी चाहिए मीटर क्यूब में, तो ये होता है मोल पर लीटर, तो लीटर चला गया ऊपर, और 1 लीटर में पढ़े होगे कि 1/1000 मीटर क्यूब होता है, चाहे 10⁻³ तो नीचे 1000 आ जाएगा मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, है ना। फिर से मोल पर लीटर, तो लीटर चला गया ऊपर, और 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड कर दिए, तो लैम्डा m बराबर आ गया k/m × 1000, और ये जो m है फिर से ये मोल पर लीटर में ही है, 1000 से मल्टीप्लाई करके आपने इसको मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए क्योंकि हमारा जो k है वो s पर मीटर में है। अब एक बात बताओ, यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो तो एक चीज़, k क्या है? s पर मीटर, और मोलैरिटी जो है वो नीचे में है, और ये क्या है? मोल। ठीक है, मोल, और उसके बाद पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जैसे ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा s तो ऐसी रहा, मोल ऊपर चला गया, पर मोल, और जब ये मीटर का पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी मीटर का स्क्वायर। तो यूनिट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यूनिट इसका हो जाता है s मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, चाहे रहने तो इसको s मीटर स्क्वायर पर मोल, और अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इतना। ठीक है, नोट कर लिए होगे, मिटाना इधर से। जिस प्रकार से आपने देखा मोलर कंडक्टिविटी चाहे मोलर कंडक्टेंस, बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, चाहे इसी का नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट से। ये लैम्डा है, ये होता है स्मॉल लैम्डा और ये होता है कैपिटल लैम्डा। जैसे स्मॉल ए ये होता है कैपिटल ए, उसी तरह से ये स्मॉल लैम्डा है, ये कैपिटल लैम्डा है। ठीक है, तो देखिए सारा डेफिनेशन वही रहेगा, बस इक्विवेलेंट के केस में 1 मोल नहीं होकर 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा, और अगर 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा तो बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा k × 1000, लेकिन मोलैरिटी की जगह पे नॉर्मेलिटी आएगा, क्योंकि मोलैरिटी बराबर होता है मोल बटा वॉल्यूम। जब लैम्डा इक्विवेलेंट को डिफाइन करेंगे तो नॉर्मेलिटी बराबर लिखेंगे इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। तो जहाँ जहाँ पे मोल था वहाँ इक्विवेलेंट आ गया, मोल के जगह पे इक्विवेलेंट आ गया, तो मोलैरिटी की जगह पे नॉर्मेलिटी आ जाएगा। सेम डेरिवेशन फॉलो करेगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब k दिया हुआ है s पर सेंटीमीटर में। ठीक है, और चाहो तो तुम इसी को लिख सकते हो k डिवाइडेड बाई n × 1000, नीचे भी डिवाइड कर सकते हो 1000 से, लेकिन ये तब आएगा जब k का यूनिट जो है वो s पर मीटर में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से, यहीं से देख लो, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर k बाई, नॉर्मेलिटी को लिख सकते हो, पढ़े होगे पहले, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू 1000, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, और ये k बाई मोलैरिटी इंटू 1000 जो है वो बन जाएगा लैम्डा m। कहने का मतलब मोलर कंडक्टिविटी में n फैक्टर से अगर डिवाइड कर दोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है फार्मूला, और ये सब फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सब, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दो चीज़ कंप्लीट हो गया, दो इंपॉर्टेंट फार्मूला आया है, के बराबर जी इंटू जी स्टार, और दूसरा आया है लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 बाई मोलरिटी। अगर एस पर सेंटीमीटर में है तो, अगर एस पर मीटर में रहेगा तो 1000 नीचे। मात्र ये दो फार्मूला पे आगे का आपका सारा न्यूमेरिकल होगा, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले ये दोनों फार्मूला एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लो। के बराबर जी इंटू जी स्टार, लैम्डा एम बराबर के गुना 1000 बटा मोलरिटी। जहाँ पे के क्या है तो के रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, जी क्या है तो रेसिस्टेंस का उल्टा है, और जी स्टार क्या है तो सेल कांस्टेंट है, ठीक है। नोट करो ये सारा, उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स नोट कर लो पॉज करके पहले, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या करके मिटाते हैं। नोट कर लिए होगे। देखो इसका न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, बस हमारा वही दो फार्मूला है, के बराबर जी इंटू जी स्टार, लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो 49 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, एक काम कर रहे हैं, नंबरिंग से तो कोई मतलब है नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला वाला है ना, नंबरिंग 1 2 3 4 कर देते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि रेसिस्टेंस जो है एक कंडक्टिविटी सेल का, जिसमें 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन है NaCl का, वो 210 ओम है। तो बच्चों जैसे हमको रेसिस्टेंस मिला, जी मिल गया, अगर रेसिस्टेंस दे दिया 210 ओम, यानी कि जी बराबर 1/R 1/210 पर ओम हो जाएगा। आगे बोल रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताइए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब हमसे पूछ रहा है लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर था, देखो ये पर सेंटीमीटर में दिया है तो ऊपर में 1000 आ जाएगा, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ लैम्डा एम रहता, मोलैरिटी रहता तो एम लिखते हैं, है ना, लेकिन इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी लिखेंगे। तो एक बात बताओ, अगर ये हमें मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी तो आपको दिया हुआ है 0.01 नॉर्मल, यानी के निकल जाए तो काम हो जाए, और के बराबर होता क्या है, जी इंटू जी स्टार। तो उसमें जी तो तुम निकाल ही चुके हो, 1/210। कहने का मतलब कि सवाल में आगे पक्के से जी स्टार दिया होगा, देख लो दिया है क्या, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जी स्टार होता है, वो दिया है 0.88, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 0.88, तो आपको के मिल गया, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, तो क्या लैम्डा इक्वल निकल जाएगा। तो हर सवाल में तुमको इन्हीं दोनों में घुमाता रहेगा, 1 2 3 है ना, और ये 4 5, इन पाँचों में से कोई 4 देगा, तुमसे पाँचवा पूछेगा, बस ऐसे तुमको रोटेट करता रहेगा। वैल्यू पुट कर दो, के का वैल्यू हो गया 0.88 अपॉन 210 इंटू 1000, और नॉर्मेलिटी का वैल्यू है 0.01। यहाँ से सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। खुद से एक बार ट्राई कर लो और पॉज करके नोट कर लो, बढ़ते हैं हम आगे। चलो 2 नंबर में कह रहा कि मोलर कंडक्टिविटी 0.1 मोलर सोल्यूशन का 4.6 है। इस बार मोलर कंडक्टिविटी ही दे दिया, तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता था के इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, ये होता था, और मोलर कंडक्टिविटी दे दिया 4.6, और ये सेंटीमीटर में है इसलिए हमने ऊपर में 1000 लिखा था, बराबर के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी दिया है 0.1। सही है बच्चों, तो क्या यहाँ से के निकल जाएगा, के बराबर आ गया 4.6 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1000, के आ गया, है ना, किस यूनिट में आएगा, एस पर सेंटीमीटर में। देखो तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी के ही पूछ रहा था, और साथ में रेसिस्टिविटी रो भी पूछ रहा है। तो अगर के निकल गया तो रो बराबर होता है 1/k करोगे तो 1000 बाई 0.46 आ जाएगा, ठीक है। दोनों हो गया हमारा, बढ़ते हैं आगे, मिटाते हैं इसको। ये अंडरस्टूड है कि तुम लोग पॉज करके नोट कर लोगे जब भी कंप्लीट होता है, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 में कह रहा है कि कंडक्टिविटी प्योर वाटर का एक कंडक्टिविटी सेल में दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻7, और उस कंडक्टिविटी सेल का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है और साथ में 2 सेंटीमीटर अपार्ट है। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहा और वो 2 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो ये जानकारी तुमको जी स्टार निकालने के लिए दिया है। जी स्टार बराबर हो जाएगा L/A, एल का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये 0.5 आ गया।
0.5 पर सेंटीमीटर, सही है। और दिया है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब के दे दिया है ना, कापा वैसे होता था ये 8 × 10⁻⁷ एस पर सेंटीमीटर। लास्ट में बोल रहा है कि बताइए रेसिस्टेंस क्या होगा, यानी आपसे जी पूछेगा और आर पूछेगा तो फॉर्मूला लिख दो, के बराबर होता है जी × जी स्टार, यहाँ से जी निकल गया के बाई जी स्टार, के दिया हुआ था 8 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये ऊपर जाएगा 16 × 10⁻⁷ पर ओम हो गया, लेकिन हमसे रेसिस्टेंस पूछ रहा है तो आर बराबर हो जाएगा 1/g, ठीक है। तो यहाँ से जी हम निकाल ही चुके हैं, 1/16 × 10⁻⁷ निकल के आ जाएगा बच्चों ओम में। हो गया, ये भी मिटाते हैं, अगला करते हैं इसके बाद। तो नोटिस कर रहे हो बहुत ही आसान सवाल इससे पूछता है। नंबर 4 में करा है कि एक सोल्यूशन है, उसमें 2.08 ग्राम BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 का मोलर मास 208 होता है ना, और इसका मास दिया हुआ है 400 cc यानी 400 ml वाटर में दिया हुआ है। तो मोलरिटी यहाँ से निकल जाएगा, मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल कितना आया 2.08 को 208 से डिवाइड कर दो, मोल आ गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 400, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इसको भी डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा ये 0.01 × 1000 यानी 10/400 1/40 मोलर आ गया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, होपफुली सही हो कैलकुलेशन। मोलरिटी आ गया। आगे बोल रहा है कि मोलरिटी अगर आ गया तो अच्छा, इस सवाल में एक और पार्ट था बच्चों, वो छूट गया, रेसिस्टेंस था और करंट पूछ रहा था, तो अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं उसको, पहले इसको देखते हैं। मोलरिटी निकल गया। आगे बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 2.08 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड इन 400 cc वाटर हैज़ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी के दे दिया, फिर से के दे दिया 0.0058 पर ओम पर सेंटीमीटर। तो आपको के मिल गया और मोलरिटी मिल गया। तो लास्ट में कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी बताइए और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताइए, तो हो गया खत्म ये। मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, के सेंटीमीटर में है तो ऊपर में 1000 आएगा, के × 1000 बाई मोलरिटी, के हो गया 0.0058 × 1000 डिवाइडेड बाई 1/40, तो 1 नीचे आ गया 40 ऊपर चला गया, तो यहाँ से लैम्डा एम आ जाएगा आपका। लेकिन हमसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पूछ रहा है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा लैम्डा एम बाई एन फैक्टर, ठीक है। अभी प्रूफ किया था हमने कुछ देर पहले। तो 0.0058 × 1000 × 40 को डिवाइड कर दोगे एन फैक्टर से, तो BaCl2 का एन फैक्टर क्या होगा, आयन जो है +2, और अगर एन आयन से करते हो तो भी 2 आयन है और एक पे -1 चार्ज है, तो नेट चार्ज हो जाएगा -2, यहाँ से भी +2 आ रहा है, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। निकल गया है। अब देखो इसका जो एक लास्ट पार्ट छूट गया था 3rd नंबर का, तो 3rd नंबर में हमने रेसिस्टेंस तो निकाल ही लिया था, अभी हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया था। आगे बोल रहा है कि क्या करंट फ्लो करेगा, व्हाट करंट विल फ्लो अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। तो फिजिक्स में पढ़े होगे V बराबर IR, तो करंट बराबर हो जाएगा वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। आपको वोल्टेज दिया हुआ है 1 और हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया था, तो 1/R कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि इतना तुमको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया था, V बराबर IR में हमको करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया था, V बराबर IR में रेजिस्टेंस हमें पता है और वोल्टेज सवाल में दिया हुआ है, तो करंट तो निकल ही जाएगा ना, आराम से निकल जाएगा। तो ये इतना सवाल कर लिया हमने, और ये नोटिस करा कि बहुत ही आसान सवाल पूछता है ना। एक और सवाल हम लोग करेंगे इस टॉपिक पे, नोट करो पहले इसको। देखो बच्चों, ये देखते हैं न्यूमेरिकल। करा कि रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इन ए कंडक्टेंस सेल इज 300 ओम। रेसिस्टेंस दिया है तो वहाँ से G निकल गया, सेल कौन सा है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन का है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रेसिस्टेंस बराबर 300 ओम, तो यहाँ से G आ जाएगा 1/300। आगे बोल रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी K दे दिया, K दिया है 1.29 × 10⁻²। हम बोले थे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो चाहे कंडक्टिविटी हो, दोनों के ही होता है। K दे दिया, अब इक्वेशन लिखेंगे K बराबर G × G स्टार, तो ऐसा करके क्या G स्टार आ जाएगा, G स्टार बराबर होगा K/G, K हो गया 1.29 × 10⁻² डिवाइडेड बाई G स्टार, डिवाइडेड बाई G, और G है 1/300,
1/300, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1.29 यानी 3.87 आ गया। तो जी स्टार आ गया हमारा। आगे बोल रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन इन द सेम सेल। अब देखो बच्चों सॉल्यूशन चेंज कर दिया, अब ये कर दिया 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, लेकिन सेल हमारा सेम है। तो अगर सेल हमारा सेम है तो जी स्टार भी सेम होगा, क्योंकि जी स्टार सेल कांस्टेंट होता है। जी स्टार हमने निकाला था 3.87 पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर। तो जी स्टार तो पता है हमें। बोल रहा है कि जी स्टार नया वाला जो हमारा सेम सेल है जिसमें हमने NaCl को पुट कर दिया, उसमें रेसिस्टेंस अब 380 ओम है। तो यहाँ पे R का वैल्यू हो गया 1/300 ओम। तो यहाँ पे अगर G निकालोगे 1/R करके तो 1/380 आ जाएगा पर ओम। तो आपको G मिल गया और जी स्टार मिल गया, तो क्या इससे K मिल जाएगा? K बराबर हो जाएगा G इंटू जी स्टार, यानी ये आ गया 3.87 डिवाइडेड बाई 380, है ना, पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। लास्ट में कह रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताइए। तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा K इंटू, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नॉर्मेलिटी आ जाएगा। K हमने निकाला है 3.87 डिवाइडेड बाई 380 इंटू 1000 और नीचे नॉर्मेलिटी। तो सोडियम क्लोराइड का मोलैरिटी है 0.1 और NaCl पे चार्ज भी +1 -1 है, तो इसका n फैक्टर 1 होगा। और अगर n फैक्टर 1 है तो इसका नॉर्मेलिटी भी 0.1 हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो 0.1, है ना। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 101.8 के बराबर। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो देखो इसमें क्या किया है, पहले एक सोल्यूशन देकर तुमसे जी स्टार निकलवाया, और बिकॉज कि जी स्टार कॉन्स्टेंट होता है तो उसी सेल में दूसरा सोल्यूशन ले लिया, लेकिन जो हमने जी स्टार निकाला था वो चेंज होने वाला नहीं है। इसी को करने का एक और तरीका है, K बराबर G इंटू जी स्टार यहाँ भी लिख लो, K बराबर G इंटू जी स्टार यहाँ भी लिख लो, और दोनों का रेशियो ले लो। तो जैसी रेशियो लोगे जी स्टार कट जाएगा, है ना, और यहाँ वाले K के सहारे यहाँ का K तुम्हारा निकल के चला आएगा। ठीक है, और एक बार K निकल गया तो लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल लेना। तो वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा कंडक्टेंस का ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम को चेंज करने पे, चाहे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे, कंडक्टेंस चाहे कंडक्टिविटी किस प्रकार से सॉल्यूशन का वैरी करता है, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो भी किस प्रकार से वैरी करता है, और साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है कोलरॉस लॉ, वो कोलरॉस लॉ देखेंगे हम लोग और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।